हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 39, यूनिट 10 का। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आफ्टर नेहरू। इससे पहले वाला जो चैप्टर है 38, जिसमें हम नेहरू के टाइम पर जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ इंडिया के टाइम में, इंडिया में, जिसको हम नेहरूवियन इरा के नाम से जानते हैं, वो अब ख़त्म हो जाता है। आफ्टर नेहरू, इस चैप्टर में हम नेहरू के बाद जो डेवलपमेंट होते हैं इंडिया के अंदर वो देखने वाले हैं। इसमें करीब 5 से 6 पार्ट आएंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 होगा जिसमें हम मेनली शास्त्री जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है नेहरू जी के बाद जो शास्त्री जी थे ये पीएम बनते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 1964 में यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, यानी कि तुरंत जो काम करे, यानी कि अभी यहाँ पर क्या होता है कि जो कांग्रेस है वो अपने पार्टी के अंदर में से उस मेंबर को नहीं चुन पाती जिसको वो अल्टीमेट प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है। तो यहाँ पर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आप देखेंगे कि गुलजारी नंदा को अपॉइंट किया जाता है नेहरू के डेथ के बाद, ठीक है। लेकिन अब जब एक अल्टीमेट या फिर एक फाइनल कैंडिडेट यहाँ पर चुनने की बात आती है कांग्रेस के अंदर में, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर में दो लोग थे। कांग्रेस की चॉइस दो लोग थे, एक थे लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे थे मुरारजी देसाई। ये दोनों लोग प्राइम मिनिस्टर बनने के दावेदार थे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री और वैसे मुरारजी देसाई में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। मुरारजी देसाई जो थे ये मेनली एक कंजर्वेटिव थे, ठीक है, कंजर्वेटिव विचारधारा के थे। और वहीं लाल बहादुर शास्त्री जो थे ये फ्लेक्सिबल विचारधारा के थे, यानी कि जैसे सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग ये काम करते थे। तो इस वजह से आप यहाँ पर देखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री को ही जो कमेटी की, ये कांग्रेस की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जो मेंबर्स को अपॉइंट करती है या चुनती है, यहाँ पर ये लाल बहादुर शास्त्री को सिलेक्ट करते हैं। तो जब लाल बहादुर शास्त्री सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर इनके अगेंस्ट में मुरारजी देसाई फिर खड़े भी नहीं होते पार्टी के अंदर में अपना कैंडिडेटशिप के लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री को ही यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है या फिर इनको बनाया जाता है। इनके बारे में कुछ अर्ली लाइफ के बारे में कुछ यहाँ पर फैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि इनका बर्थ आपको 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के नाम में से जाना जाता था। आजकल ये उत्तर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। कुछ इनकी विशेषताएं, कास्ट सिस्टम के अपोज में रहने वाले थे। यहाँ तक इन्होंने अपना सरनेम जो कि श्रीवास्तव था इसको भी छोड़ दिया था और अपना सरनेम इन्होंने शास्त्री रख लिया था, इसलिए इनको लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं, ठीक है। आप ये भी देखेंगे कि डॉरी के अगेंस्ट भी इन्होंने आवाज़ उठाई। साथ ही साथ 1921 में जो नन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था खिलाफत मूवमेंट के साथ में, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ जो साल्ट सत्याग्रह 1930 में और इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें भी पार्टिसिपेट किया। और 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में यूनाइटेड प्रोविंस का की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें भी ये चुन के गए थे। तो यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब उस समय क्या, यूनाइटेड प्रोविंस आज का उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये कुछ इनके अर्ली लाइफ के बारे में, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ये बताया गया। अब देखते हैं पॉलिटिकल जर्नी आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से ये पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। आप ये देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब इलेक्शंस होते हैं तो उस इलेक्शन में अब चूंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे तो उत्तर प्रदेश से ही चुनाव ये इलेक्शन लड़ते थे। तो उत्तर प्रदेश में उस समय सरकार थी गोविंद बल्लभ पंत की, ये सीएम थे उत्तर प्रदेश के। तो उस समय गोविंद बल्लभ पंत के कैबिनेट में इनको चुना गया था, लाल बहादुर शास्त्री को। और ये पुलिस और ट्रांसपोर्ट पोर्टफोलियो इनके पास था, यानी कि पुलिस और ट्रांसपोर्ट का मंत्रालय, मिनिस्ट्री इनके पास में थी। पुलिस और ट्रांसपोर्ट पोर्टफोलियो रखते हुए इन्होंने कुछ नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की। पहली चीज़ कि उन्होंने वीमेन को कंडक्टर के तौर पे भी अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि वीमेन को भी एलिजिबल किया कि वो भी बस कंडक्टर बन सकती हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये बस कंडक्टर होगा, ठीक है। साथ ही साथ पहले जो मॉब्स वगैरह होती थी, एजिटेशन जो करती थी, मूवमेंट करती थी, उनको डिस्पर्स करने के लिए लाठी चार्ज हुआ करता था। तो इस चीज़ के लाठी की जगह पर
इन्होंने वाटर जेट्स को इंट्रोड्यूस किया। पानी फेंका जाता है काफ़ी फोर्स के साथ, तो वाटर जेट्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि 1951 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट हुआ करते थे, किसके? कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं, कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। उसी समय शास्त्री जो थे वो कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। ठीक है, और उसी साल 1951 में ही ये राज्यसभा से भी चुन के पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। तो अब ये एमपी हो जाते हैं। तो जब ये एमपी होते हैं तो यहाँ पर नेहरू की जो कैबिनेट थी उसमें शास्त्री जी को रेलवे मिनिस्टर दिया जाता है, रेलवे मिनिस्ट्री दी जाती है, रेलवे मिनिस्ट्री बनते हैं। लेकिन कुछ समय बाद, करीब 5 साल बाद, आप देखेंगे कि एक रेल एक्सीडेंट हो जाता है, और रेल एक्सीडेंट होने की वजह से ये क्या था, इन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए 1956 में रेलवे मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। इसके बाद दोबारा इनको 1961 में भी कैबिनेट में रखा जाता है, और उस समय इनको बनाया जाता है होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर रहते हुए एक बहुत इम्पोर्टेंट काम आप देखिएगा, हमने पॉलिटी में भी पढ़ा हुआ है संथानम कमेटी के बारे में, ये संथानम कमीशन के बारे में। इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो संथानम कमेटी जो था इसको अपॉइंट करने वाले थे ये लाल बहादुर शास्त्री, जो कि उस समय होम मिनिस्टर थे, और इसी कमेटी के बेसिस पर सीवीसी को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि होम मिनिस्टर के अलावे इनके पास ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी था। तो ये नेहरू के कैबिनेट के समय में किस तरीके से इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है पॉलिटिक्स में, ये सारी इसमें बातें बताई गई हैं। इसके बाद अब देखेंगे कि अब नेहरू के बाद जब ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तब इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। तो देखिए, कंटिन्यूइंग नेहरू लेगेसी बट विथ चेंज। मैंने अब देखिएगा कि बहुत ज़्यादा नेहरू के समय से जो भी पॉलिटिक्स चला आ रहा था, या फिर जो भी व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन चली आ रही थी इंडिया में, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस ये नहीं करते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आपको जून 9 1964 में ये अपॉइंट होते हैं, और इनको प्राइम मिनिस्टरशिप के अलावे और भी पोर्टफोलियो मिलता है, यानी अपने पास ये रखते हैं। वो क्या था? एक्सटर्नल अफेयर्स और एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, पीएम होने के साथ साथ ये विदेश मंत्रालय भी संभाल रहे थे, और एटॉमिक एनर्जी का पोर्टफोलियो भी था इनके पास। वैसे बाद में इन्होंने जो एक्सटर्नल अफेयर्स था उसको ट्रांसफ़र कर दिया था स्वर्ण सिंह को, इनको विदेश मंत्रालय दे दिया गया था। इनकी सबसे बड़ी एक यहाँ पर और आपको विशेषता देखने को मिलेगी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इनसे पहले कोई पीएम का एक जो पीए होता है, पर्सनल एडवाइज़र होता है, वो नहीं हुआ करता था। यानी कि पीएमओ जिसे आज हम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जिसे हम कहते हैं, वो उस समय नहीं हुआ करता था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने ही पहली बार एल.के. झा, जो कि उस समय सीनियर आईसीएस ऑफिसर यानी कि इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर हुआ करते थे, इन्होंने अपने आप को एडवाइस देने के लिए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देने के लिए अपॉइंट किया। और ये फाउंडेशन था किसका? फॉर द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि पीएमओ का। आज तो भले यहाँ से शुरुआत होती है हमारे पीएमओ की, हमारी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की, लेकिन एक्चुअली तौर पर आप देखिएगा कि ये इस्टेब्लिश हो जाता है इंदिरा गांधी के समय पे, दो ये स्टार्ट हो गया था शास्त्री जी के टाइम से ही। जब ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके बनते हैं। इसका मतलब ये है, लेके बनने का मतलब ये है कि पहले ही से ही देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और उसके बीच इनको प्राइम मिनिस्टरशिप पद को संभालना पड़ता है। एक सबसे पहले ये प्रॉब्लम आपको इंडिया के अंदर आपको इनएस्टेब्लिश्ड दिखेगी 1965 में। वो कैसे? कि आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद 15 सालों तक हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी क्या होगा, वो एक ऑफिशियल तौर पर चलता रहेगा। लेकिन 15 साल के बाद इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे ख़त्म कर दिया जाएगा, और हिंदी ही कंटिन्यू रहेगा। तो 1950 में संविधान लागू होने के बाद 1965 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद 1965 में ये एक्सपायर होने वाला था। यानी कि 1965 के बाद इंग्लिश ख़त्म हो जाती ऑफिशियल लैंग्वेज, और हिंदी ही रहती। तो इस चीज़ को देख के जो खास करके साउथ इंडियन स्टेट्स थे वहाँ पर एजिटेशन हो रहा था, और ख़ास करके तमिलनाडु जो स्टेट था वहाँ पर एजिटेशन हो रहा था।
तो ये एक प्रॉब्लम पहले से ही थी यहाँ पर। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि फूड शॉर्टेज था, ड्राउट आ गया था, इसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गया था। 62 में जब हमारी चाइना के साथ लड़ाई हुई तो वहाँ से प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहती हैं। फिर आपको 1965 में भी पाकिस्तान के साथ वार हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम फिर बनी रहती है। तो फूड शॉर्टेज हो गया, हमारे पास पैसे की कमी हो गई, जो रिसोर्सेज थे वो हमें वॉर में लगातार 2 टाइम 62 और 65 2 बार रिसोर्सेज को डाइवर्ट करने पड़े हमें डिफेंस में। वही इंडिया के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है 1965 में, क्योंकि अब ये लैंग्वेज वाला जो इशू था, तो पहले से ये प्रॉब्लम चली आ रही आती है और इसके बीच में ये प्रधानमंत्री बनते हैं। इनके कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पर देखने की हम कोशिश करेंगे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आप देखेंगे कि जैसे नेहरू के टाइम पर प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, तो एक्चुअली प्लानिंग कमीशन एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता था। इकोनॉमिक पॉलिसी पार्लियामेंट में नहीं बनाई जाती थी, वो इस प्लानिंग कमीशन में बनाई जाती थी, जो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं था। ये स्टेचुटरी बॉडी भी नहीं थी, ये गवर्नमेंट ने अपनी एग्जीक्यूटिव पावर से बनाया था। तो इसके पावर को कम करने के लिए यहाँ पर शास्त्री जी एक नई बॉडी लेके आते हैं जिसका नाम था नेशनल प्लानिंग काउंसिल। ठीक है, जो अब यहाँ पर क्या करता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने का ये भी काम करता था। इसके अलावा देखेंगे कि कुछ इंडस्ट्रीज़ जैसे कि स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री पर भी इन्होंने कुछ रेगुलेशन में रिलैक्सेशन दिए, क्योंकि आपको पता था कि उस समय लाइसेंस राज चलता था। हर चीज़ के लिए आपको परमिट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। नया इस्टेब्लिशमेंट करना है उसके लिए परमिट, पहले से आप इस्टेब्लिश्ड है थोड़ा सा एक्सपेंड भी करना है उसके लिए परमिट, आप जितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आपको करना है उसके लिए आपको परमिट। तो हर चीज़ में आपको परमिट लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने रिलैक्सेशन दिया इन रेगुलेशंस में। इसके बाद आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर था उसको मॉडर्नाइज किया और उसमें इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ फ्रीडम देने की कोशिश की। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि इन्होंने रूपी को, यानी कि जो हमारी करेंसी थी, इसको भी डिवेल्युएट करने का डिसीजन लिया। वैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, क्योंकि शास्त्री जी ज़्यादा टाइम तक रहे नहीं, मुश्किल से आप देखेंगे कि 1.5 साल के आसपास ये प्रधानमंत्री रहे, तो बहुत सारे डिसीजन ऐसे थे जो इन्होंने लिए लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो वैसे करेंसी को डिवैल्यूएट किया गया, इसलिए किस लिए डिवैल्यूएट किया जाता है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा सामान जो होगा वो सस्ता होगा, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी, जिसकी वजह से जिससे हम क्या करेंगे कि लास्टली जो इम्पोर्ट होगा उसको हम पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक स्लोगन दिया जो काफ़ी फेमस हुआ, जय जवान जय किसान। क्यों? क्योंकि जितनी भूमिका एक कंट्री के सिक्योरिटी के लिए एक जवान की होती है, सोल्जर की होती है, उसी उतनी ही भूमिका एक किसान की भी होती है जो अपनी कंट्री के फूड सिक्योरिटी को पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इस स्लोगन के द्वारा एक जवान, एक सोल्जर और एक फार्मर को इक्विवेलेंट रखा, इनकी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग एक जैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये लाए गए। इसके बाद आप देखेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन और वाइट रिवोल्यूशन के स्टार्ट करने वाले भी यही थे। अब चूंकि फूड सिक्योरिटी का मामला था और फूड शॉर्टेज भी चल रहा था जैसे कि हमने देखा, तो इसी बीच इन्होंने क्या था कि जो सी सुब्रमण्यम थे, इन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दिया। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दिया और उनको पूरा फ्रीडम दिया कि आप किस तरीके से फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको करें। ठीक है, तो इन्होंने उनको पूरा फुल सपोर्ट प्रोवाइड भी किया। तो अब इसी बीच आप ये देखेंगे कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, इसको रीऑर्गेनाइज किया गया और डॉक्टर बीपी पाल को इसका हेड बनाया गया। इसके अलावा एम एस स्वामीनाथन, इनका नाम आपने कई बार सुना होगा। एम एस स्वामीनाथन जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड हुआ करते थे, ये एक आइडिया लेके आते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास। वो आइडिया क्या था? वो आइडिया ये था, इनका कहना था कि मैक्सिको में एक टीम है जिसका नाम है नॉर्मन बोरगल्स टीम। ठीक है, ये टीम क्या है कि एक नई वैरायटी बना रही है जो हाई इल्ड वैरायटी है। ठीक है, जो एक हाई इल्ड वैरायटी है वीट की, और इस वैरायटी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ये बात सारी तय हुई और यहाँ पर शास्त्री जी ने अप्रूव किया कि ये जो वीट है, ये जो सीड है, इन वीट के जो बीज हैं, इनको मंगाया जाए और यहाँ पर उसका प्रोडक्शन किया जाए। प्रोडक्शन मतलब कि उसे यूज़ किया जाए एग्रीकल्चर में।
तो 1965 में आप देखेंगे कि 250 टन वीट की सीड्स, ये जो हाई यील्डिंग सीड्स थे, इनको मंगाया जाता है इंडिया में। उसके साथ साथ आप देखेंगे 1965 में ही एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन, एफसीआई, फूड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया जाता है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को भी इस्टेब्लिश किया जाता है। और यहाँ पर ये भी देखेंगे कि शास्त्री जी वाइट रिवोल्यूशन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ओके, राइज द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ मिल्क, इसको को भी बढ़ाने की बात करते हैं। और लास्टली 1965 में अगेन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट की जाती है वाइट रिवोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए। तो चाहे वो ग्रीन रिवोल्यूशन हो या वाइट रिवोल्यूशन हो, इसको इन्होंने स्टार्ट किया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, अगेन शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक ये नहीं थे। नेक्स्ट, स्किप अ मिल, ये मुद्दा कब आता है? अब देखिए कि 1965 में हमारा पाक के साथ वॉर होता है, ठीक है। अब क्या था, पाक जो है ये यूएसए के ग्रुप वाला कंट्री हुआ करता था, ठीक। और यूएसए से हम इंपोर्ट करते थे वीट, गेहूं इंपोर्ट करते थे। एक एग्रीमेंट हुआ करता था हमारा यूएसए के साथ, जिसको PL-480 एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत हम यूएसए से वीट प्रोड्यूस करते थे। तो जब पाक के साथ हमारी लड़ाई हुई तो यूएसए ने हमें धमकी दी कि आप पाकिस्तान के साथ लड़ाई ख़त्म कीजिए, नहीं तो हम अपने यहाँ से वीट एक्सपोर्ट करना आपके यहाँ बंद कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी धमकी दे गई इंडिया को, ठीक है। शास्त्री जी ने कहा रिफ्यूज़ टू बस्ट, इन्होंने कहा कि ठीक है, जो करना है वो कर लो। तो इस लिहाजे से आप देखेंगे कि यूएसए ने वीट का एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया इंडिया में। तो अब यहाँ पर शास्त्री जी ने कहा कि वी मे गो हंग्री बट नॉट बॉ बिफोर द यूएस, हम भले भूखे रह सकते हैं लेकिन यूएस के सामने हम कटोरा नहीं फैला सकते, हम भीख नहीं मांग सकते। तो इसलिए यहाँ पर शास्त्री जी ने एक स्लोगन दिया जिसको कहते हैं स्किप अप मिल आइडिया। स्किप अप मिल आइडिया का मतलब ये था, यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि वीक में एक दिन और एक टाइम, यहाँ पर हर आदमी जो सिटीज़न है यानी इंडिया के जो लोग हैं, वो हर आदमी एक समय मील को स्किप करे, यानी कि एक समय वो खाना ना खाए, वीक में, सप्ताह में एक समय खाना ना खाए। इसकी वजह से जो फूड बचेगा वो उन लोगों को दिया जाएगा जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास इसकी कमी है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को कहा गया स्किप अ मील, सप्ताह में एक समय का खाना आपको नहीं खाना है। एक समय, ये नहीं कि पूरा दिन नहीं खाना है, बस एक टाइम का खाना आपको नहीं खाना है। तो इस स्लोगन को या इस कंसेप्ट को काफ़ी पब्लिक रिस्पांस मिला। अब यहाँ तक ये भी देखिएगा कि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हुआ करती थी वो भी मंडे इवनिंग को बंद रहा करती थी, तो पब्लिक सपोर्ट काफ़ी यहाँ पर मिला इनको, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं हम स्किप अ मिल आइडिया। कुछ न्यू इंस्टीट्यूशंस और प्रोजेक्ट भी इन्होंने इस्टेब्लिश किए, जैसे कि आप देखेंगे कि चेन्नई में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई 1964 में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस हैदराबाद को भी इस्टेब्लिश किया गया मार्च 1965 में, जिसका नाम बदल के कर दिया गया बाद में आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और जब तेलंगाना स्टेट बना आंध्र प्रदेश से अलग होके, तो फिर इस यूनिवर्सिटी के भी दो पार्ट हो गए, एक आंध्र प्रदेश के लिए और एक तेलंगाना के लिए। इलाहाबाद में देखेंगे नेशनल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया गया। उसी तरीके से जवाहर डॉक ऑफ चेन्नई पोर्ट बनाया गया। इसके अलावा 1965 में ट्रॉम्बे में देखेंगे प्लूटोनियम ये रिप्रोसेसिंग प्लांट भी बनाए गए। और होमो जहांगीर भाभा के इनिशिएटिव के तहत आप देखेंगे कि पीसफुल काम के लिए यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी स्टडी करने की तैयारी कर दी गई थी। फॉरेन रिलेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। नेहरू जी के टाइम पर जो फॉरेन रिलेशन रहता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो अभी भी चला रहता है, बहुत ज़्यादा बेसिक इसमें परिवर्तन नहीं होते हैं। एक परिवर्तन जो मेन आपको देखने को मिलेगा वो पाक के साथ ही मिलेगा, क्योंकि वो जो लड़ाई होती है 1965 में, उस समय शास्त्री जी ही PM रहते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो इंडियन आर्मी थी उसको मॉडर्नाइज करने का यहाँ पर काम किया। सोवियत यूनियन के साथ अच्छे संबंध इन्होंने बिल्ड किए। उसके बाद इन्होंने साइलन के साथ यानी कि श्रीलंका के साथ भी इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी 1964 में, और वो ट्रीटी मेनली तमिल को लेके ही थी, ठीक है।
तमिल को ही लेके थी। नाउ 1965 में जब वार होती है पाकिस्तान के साथ, तो उस समय 1965 के जो प्रेसिडेंट थे वो जनरल मोहम्मद अयूब खान हुआ करते थे। ठीक है, ये एक इन्होंने कूप के तहत यहाँ पर सत्ता को हथिया लिया था पाकिस्तान में। जो वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी उसको रिप्लेस कर दिया था इन्होंने। तो ये पाकिस्तान में होता रहता है, तो उन्होंने कैप्चर कर लिया और इंडिया पर इन्होंने अटैक किया। अब ये क्या था, अब इसमें भी क्या था कि आपको चाइना की तरफ से इनको सपोर्ट भी मिला हुआ था। तो जब इन्होंने अटैक किया इंडिया पर, तो इंडिया ने भी अपने तरीके से रिटेलिएट किया। जैसे कि आपको देखेंगे लाहौर और सियालकोट अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ पंजाब, यहाँ से 3 साइड से इंडिया ने पाक को रिटेलिएट किया। तो फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस में फिर ये मामला पहुँचता है, और यूनाइटेड नेशंस के तहत जब यूनाइटेड नेशंस यहाँ पर इंटरवेन करता है इस वार में, तो अगेन यहाँ पर सीज़ फायर साइन की जाती है 23 सितंबर 1965 को, और ये लड़ाई फिर रुक जाती है। अब ये भी देखिएगा कि ये पहली ऐसी लड़ाई थी जो 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर होता है जिसमें पहली बार इंडियन एयरफोर्स का भी यूज़ किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये लड़ाई ख़त्म होती है, लेकिन अभी फाइनल यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं हुआ था। आप ये देखेंगे कि सोवियत यूनियन फिर यहाँ पर इंटरवेन करता है, और सोवियत यूनियन के इंटरवेन करने के बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था अलेक्सी कोसिजिन, इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को इनवाइट किया। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान की राजधानी कैपिटल ताशकंद में। और ये जनवरी 1966 में ये दोनों लोग, यानी कि आयूब खान पाकिस्तान के और इंडिया के शास्त्री जी, ये दोनों लोग पहुँचते हैं ताशकंद में, जहाँ पर ये 10 जनवरी 1966 को ये एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। और उसके अगले ही दिन यानी कि 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की डेथ हो जाती है ड्यू टू हार्ट अटैक। तो देखिए ऑफिशियल रीज़न बताया गया है कि हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी लगाई जाती है। हर तरह के लोग हर तरह की बातें करते हैं। यूएस का भी कहना था कि यूएस की जो सीक्रेट एजेंसी है उनका कहना था कि इनको शायद पॉइजन वगैरह दिया गया था। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी। ऑब्वियसली बताया गया कि इनको हार्ट अटैक हुआ है, इसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो काफ़ी अजीब तरीके से 10 जनवरी को ये एग्रीमेंट साइन होता है, 11 जनवरी को सुबह में डेथ हो जाती है, वो भी इंडिया से बाहर होती है। ये ज़रूर थोड़ा सा एक कॉन्स्पेरेंसी क्रिएट करता था। ठीक है, तो इस तरीके से शास्त्री जी का भी पीरियड ख़त्म होता है। बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहे। मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी चीज़ें ये नहीं कर पाए। इन्होंने डिसीजन लिया, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का इनके पास टाइम नहीं था। मेनली आप ये देखेंगे कि जो ताशकंद डिक्लेरेशन था, जो 10 जनवरी को साइन किया गया था, उसमें क्या क्या बातें कही गई थी। उसमें देखिए इंपॉर्टेंट बातें क्या थी। इसमें ये था कि जो नाइबर कंट्रीज़ हैं यानी कि इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखेंगे और यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। साथ ही साथ इनके जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको पीसफुल तरीके से मिल बैठ के तय करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 25 फरवरी 1966 तक, जिसकी मतलब कि ये टाइम एक रखा गया, क्योंकि ये साइन हुआ था 10 जनवरी 1966 को, और इनकी फोर्स अभी भी वहाँ पर थी जहाँ पर लड़ाई ये कर रहे थे, वहाँ पर रुकी हुई थी फोर्स। तो इसमें यह कहा गया कि 25 फरवरी 1966 तक दोनों देशों की सेनाएं जो होंगी वो वापस लौटेंगी, और 5 अगस्त 1965 को यानी कि पिछले साल जहाँ जहाँ पर थी वो वहाँ पर पहुँचेंगी। ठीक है, यानी कि वो सिचुएशन वहाँ पर बनाया जाएगा। इसके अलावा ये दोनों लोग एक दूसरे की इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं चलाएंगे। साथ ही साथ इंडिया अपने हाई कमिश्नर पाकिस्तान भेजेगा और पाकिस्तान अपने हाई कमिश्नर इंडिया भेजेगा, यानी कि जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं वो एक दूसरे की कंट्री में जाएंगे। इसके अलावा दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक, ट्रेड रिलेशंस, कम्युनिकेशंस और कल्चरल रिलेशंस को भी बढ़ावा देने पर जोर देंगी। यहाँ पर अगेन कहा गया कि ये दोनों लीडर जो हैं वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को डायरेक्शन देंगे कि जो प्रिजनर्स ऑफ वार हैं, लड़ाई के दौरान जो पकड़े गए सैनिक हैं, उनको भी छोड़ा जाएगा, उनका आदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा वॉर के समय पर जो भी रिफ्यूजी थे या उनके जो जो इलीगल माइग्रेंट्स थे या फिर उनकी जो संपत्ति थी, एसेट्स जो थे, उनको कैप्चर किया गया है, उसको भी एक दूसरे को लौटाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि यहाँ पर दोनों लोग
जॉइंट इंडियन पाकिस्तानी बॉडीज़ होंगी जो अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम करेंगी और दोनों टाइम टू टाइम एक साथ मिल के बैठेंगी ताकि कोई इशू इन दोनों के बीच में ना हो। तो ये सारी मेनली एक जनरल टर्म्स हैं जो इस पूरे के पूरे ताशकंद डिक्लेरेशन के या एग्रीमेंट के अंदर में की गई। तो आप देखेंगे कि मेनली 1964 से लेके जनवरी 1965 तक यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं शास्त्री जी। इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, तो इस तरीके से शास्त्री इरा जो था ये भी आपको ख़त्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर इंदिरा गांधी इंट्रोड्यूस होती हैं पॉलिटिक्स में, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।